नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज जैसा आप देख पा रहे हैं, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है पार्ट 1 प्राचीन विश्व। ठीक है, तो ये वीडियो NIS क्लास 10th के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान विषय पर बनाई गई है। ये पार्ट 1 प्राचीनतम विश्व, ये आपका TMA का पार्ट है। तो इसको हम समझेंगे क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में देखा जाता है कि TMA से जुड़े हुए प्रश्न भी कई बार पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो वीडियो शुरू करने से पहले बेटा एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट कीजिएगा, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। तो बच्चों, अगर हम पार्ट 1 प्राचीनतम विश्व में बात करते हैं तो इस पार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट हम पढ़ेंगे उन प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जो भारत या भारत से बाहर जो थी, जिनका उदय हुआ। ठीक है, तो अगर मैं इस पाठ से संबंधित मुख्य बिंदु की बात करता हूं तो देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तांबा, है ना। यानी तांबा क्या थी? ये पहली धातु थी तांबा, जिसे मनुष्य ने क्या किया था? इस्तेमाल किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए पेपर में प्रश्न में कि वो कौन सी धातु थी जिसे सबसे पहले मानव ने इस्तेमाल किया, तो वो थी तांबा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य क्या है? ये एक धातु होती है। कांस्य क्या है? एक धातु है, और इस धातु का निर्माण जो है वो तांबा और टीन से होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कांस्य का निर्माण कैसे होगा, तो आप बताओगे सर कांस्य जो है एक धातु है और इसे हम तांबा और टीन को मिलाकर जो है इसका निर्माण करते हैं। तो जो सभ्यता, जिस सभ्यता में कांस्य धातु का इस्तेमाल हुआ, उसको हमने कांस्य युगीन सभ्यता बोला। ठीक है, मतलब वो धातु, कांस्य धातु जिस सभ्यता में इस्तेमाल की गई, उस सभ्यता को हमने कांस्य धातु युगीन सभ्यता बोला। ठीक है, और कांस्य धातु का निर्माण कैसे होता है? तांबा और टीन से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कांस्य धातु की एक विशेषता ये थी कि इस धातु से हथियारों का निर्माण जो है वो भी किया गया। ठीक है, तो अगर आपसे पेपर में पूछे कि मनुष्य द्वारा पहले इस्तेमाल की गई धातु कौन सी थी, तो आप बोलोगे तांबा। और अगर आपसे पूछे कि कांस्य किन दो धातुओं से मिलकर बना है, तो आप बोलोगे कांस्य तांबे और टीन से मिलकर बना है। ठीक है, और वो युग जिसमें कांस्य धातु का इस्तेमाल किया जाता था, उस युग को, उस सभ्यता को हमने कांस्य युगीन सभ्यता बोला। ठीक, चलिए अब देखिए, अगर हम आगे बात करते हैं मेसोपोटामिया की, तो मेसोपोटामिया सभ्यता जो है, ये सभ्यता भी बहुत पुरानी सभ्यता है और इसका उदय भारत के बाहर हुआ। तो अगर मैं इस सभ्यता की विशेषताओं की बात करता हूँ मेसोपोटामिया सभ्यता की, तो मेसोपोटामिया का जो अर्थ होता है वो होता है नदियों के बीच की भूमि। सपोज कीजिए एक नदी यहाँ से बह रही है और एक रिवर यहाँ से बह रही है, ये वाला जो हिस्सा बीच की भूमि का है, इसे बोला गया है बीच की भूमि। मतलब मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों की बीच की भूमि। अब नदियां कौन सी है? नदियां हैं दजला और फरात। ये दो इंपॉर्टेंट नदियां थी जो मेसोपोटामिया सभ्यता से बहती थी। ठीक है, और अगर इस सभ्यता की हम लिपि की बात करते हैं तो ये कीलाक्षर लिपि होती थी। इस सभ्यता में सरकंडे की सहायता से इस तरीके से एक टैबलेट बनाए जाते थे, ठीक है, गीली मिट्टी के, और उस टैबलेट पर सरकंडे की नुकीला करके सरकंडे को उसकी सहायता से फिर उस पर ऐसे लिखा जाता था और बाद में उसे धूप में सुखा दिया जाता था। ठीक है, और ये क्या होता था? ये एक रिकॉर्ड होता था जिसे व्यापार के दौरान राजा अपने आदेशों के दौरान लिखवाता था। ठीक, तो ये सब कहाँ इस्तेमाल होती थी? मेसोपोटामिया में। तो हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? नदियों की बीच की भूमि। कौन सी दो नदियां? दजला और फरात। और अगर यहाँ की लिपि की बात करते हैं तो कीलाक्षर लिपि। ठीक है, अगर देखिए आगे हम बात करते हैं तो चुनौती क्या थी मेसोपोटामिया में? तो इसकी चुनौती ये थी कि सिंचाई करने में जो है वो काफी कठिनाइयां होती थी, क्योंकि ये बोल सकते हैं कि सिंचाई में कठिनाइयां करने में कठिनाई आती थी, क्योंकि बाढ़ आ जाती थी जिसकी वजह से लोगों को सिंचाई करने में बड़ी दिक्कत होती थी। और एक इसकी सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? बाढ़ का आना। ठीक है, जैसे कि दजला और फरात मैंने दो नदियां बताई जो मेसोपोटामिया में बहती थी, तो इन नदियों में बाढ़ आती थी। बाढ़ आने की वजह से पानी भर जाता था, जिससे कि सिंचाई करने में काफी जो है परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ता था। ठीक है, चलिए
अगला देखते हैं। अगली जो सभ्यता के बारे में हम बात करेंगे वो है मिस्र की सभ्यता। ये भी एक प्राचीन सभ्यता है। जैसे मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता है, ऐसे मिस्र की सभ्यता भी प्राचीन सभ्यता में काउंट होती है। तो इस सभ्यता की विशेषता क्या है कि यह जो सभ्यता थी ये नील नदी के जो है तट पर बसी हुई थी। देखिए, मिस्र जो है वो अपने पिरामिडों के लिए फेमस है। इस तरीके से पिरामिड जो है वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो पिरामिड काफी बड़ी संख्या में जो है वो पाए जाते हैं। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ, अगर इसकी लिपि की बात करें तो यहाँ की जो लिपि है वो कैसी है, वो चित्राक्षर लिपि होती है। ठीक है, तो अगर हम इसकी सभ्यता की बात करते हैं, मिस्र की सभ्यता क्या है, तो पहली सभ्यता ये कि ये नील नदी के तट पर बसी हुई है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि ये जो इसकी लिपि है मिस्र की सभ्यता की, वो कैसी थी, वो लिपि चित्राक्षर थी। जैसे मेसोपोटामिया की लिपि की अगर हमने बात की थी तो वो कीलाक्षर थी। ठीक उसी तरीके से मिस्र की सभ्यता जो है ये चित्राक्षर होती है, जिसमें चित्रों के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचाई जाती है। और इसकी तीसरी विशेषता क्या है, बाढ़ आना। तो यहाँ भी नदियों में बाढ़ की समस्या लोगों को परेशान करती थी। ठीक है, आगे अगली जो सभ्यता है वो चीन की सभ्यता है। चीन की सभ्यता में देखिए, अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो हमसे पूछा जाएगा कि चीन की सभ्यता की विशेषता क्या है। तो देखिए, हुआंग नदी घाटी की तो ये बसी हुई थी। चीन की सभ्यता में अपने अपने देवी देवताओं की पूजा की जाती थी और इनके कन्फ्यूशियस मतलब एक इनके धार्मिक उपदेश हुआ करते थे। तो चीन की सभ्यता भी मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता की तरह ही प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। इन प्राचीन सभ्यताओं में कुछ ऐसे नगर भी थे जिनकी अपनी विशेषताएं थी। तो देखिए, जैसे एक नगर था यूनान नगर, इसकी अपनी एक विशेषता थी यूनान नगर की। तो यूनान जो थे इसके दो सबसे फेमस बोल सकते हैं, सबसे मुख्य जो नगर थे, एक था एथेंस और दूसरा स्पार्टा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए पेपर में यूनान के दो प्रमुख नगर कौन से थे तो उनका नाम बताइए, तो आप लिखेंगे एथेंस और स्पार्टा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब यहाँ तक तो हमने चीन, मिस्र और मेसोपोटामिया की बात की। अब हम बात करते हैं भारत की। तो भारत में भी एक ऐसी सभ्यता थी जो मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी, जो पुरानी सभ्यताओं में काउंट होती है, जिसे हम बोलते हैं हड़प्पा की सभ्यता। ठीक है, तो हड़प्पा की सभ्यता भारत में सबसे पुरानी सभ्यता है। इस सभ्यता की अगर मैं विशेषताओं की बात करता हूँ तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता है ये सिंधु नदी के किनारे जो है ये पाई गई सभ्यता थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी का नाम दिया गया। मतलब हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसके जो महत्वपूर्ण नगर थे, अगर हम इसके नगरों की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के जो सबसे महत्वपूर्ण नगर थे वो कौन थे, वो मोहनजोदड़ो है, लोथल है, हड़प्पा है, कालीबंगा है, बनावली है, राखीगढ़ी है, ये सभी इसके प्रमुख नगर थे। तो हड़प्पा सभ्यता जो है भारत में बहुत विस्तृत एक सभ्यता थी। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कांस्य धातु का इस्तेमाल किया जाता था, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं हड़प्पा सभ्यताओं की, तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में बताइए। तो यहाँ कुछ पॉइंट बना रखे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि इसकी लिपि कैसी है, इसकी लिपि चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े अन्न के भंडार पाए गए हैं, विशाल स्नानागार पाए गए हैं जहाँ विशेष अवसरों पर स्नान जो है किया जाता था, और स्नान घर भी मिले हैं मोहनजोदड़ो में। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में बड़ा एक जो है स्नान घर मिला हुआ है, जहाँ पर लोग एक विशेष धार्मिक पूजा करके स्वयं नहाते थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ का समाज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर काम जो था वो कृषि था। ठीक है, उसके अलावा कृषि के अलावा जो था वो पशुपालन हो गया। ठीक है, लोग गेहूं और जौ की फसल जो उगाते थे, तो एक अर्थव्यवस्था जो थी यहाँ पर वो खेती करने वाली थी और पशुपालन की थी। लोग जो भी खेती करते थे उसका व्यापार दूसरे देशों में भारत से बाहर भी किया जाता था। जैसे अगर मैं नगर नियोजन की बात करता हूँ तो गलियां जो थी वो समकौण थी, चौड़ी थी और पक्की ईंटों के मकान बने हुए थे। अगर इनके धर्म और संस्कृति की बात करते हैं तो ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और ये वृक्ष की पूजा करते थे। ठीक है, ये अपने पुरुष देवता की जो इनके पुरुष देवता हुआ करते थे उनकी फोटो मोहरों पर छपी रहती थी। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग काफी जो है वो एक नियोजित नगर में रहते थे, और ये सभ्यता काफी जो है एक विकसित सभ्यता थी, और ये सभ्यता जो है
ये कह सकते हैं कि यहाँ के जो लोग थे वो धार्मिक थे। ठीक है, चलिए अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की अगर हम पतन की बात करते हैं तो यहाँ से प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण है। तो देखिए अगर हम इसके कारण की बात करते हैं तो इसके दो कारण है, एक है प्राकृतिक आपदा और दूसरा है आर्यों का आक्रमण। ठीक है, अगर हम प्राकृतिक आपदा मतलब नेचुरल डिजास्टर, जैसे मिट्टी की उर्वरकता जो है वो खत्म हो गई, जंगलों को सफाया हो गया, भूकंप आ गए, ठीक है, नदियां सूख गई या नदियों का मार्ग बदल गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, ये जितने भी कारण थे ये सब प्राकृतिक आपदा के कारण थे। हड़प्पा सभ्यता की प्राकृतिक आपदा की वजह से धीरे धीरे करके सभ्यता का जो है पतन हो गया। और अगर हम इसके दूसरे कारण की बात करते हैं तो आर्यों का आक्रमण, क्योंकि एक नगर नियोजित सभ्यता थी और आर्य जो है वो बाहर से आए थे हमारे देश में, तो ऐसा माना जाता है कि आर्य लोगों ने यहाँ के पर आकर इन लोगों के साथ युद्ध किया और इनका जो है इस सभ्यता का विनाश कर दिया। ठीक है, चलिए देखिए अगर आगे हम बात करते हैं तो मैंने जैसे आपको बताया था यूनानी नगर जो सबसे फेमस है वो कौन से, एथेंस और स्पार्टा। आगे अगर हम रोम की बात करते हैं तो रोम जो है ये इटली में टाइबर नदी के तट पर बसाया हुआ है। तो अगर आपसे पेपर में पूछे एक नंबर में कि रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो आप बोलोगे रोम टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है और ये इटली में है। ठीक है, आगे पूर्वी रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन समाज को हम तीन वर्गों में बांटते हैं, कुलीन, आमजन और गुलाम। ठीक है, तो इस तरीके से हम रोम को तीन, रोम जो है वो इटली में टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ पर समाज को तीन वर्गों में कुलीन, आमजन और गुलाम में बांटा गया है। ठीक, आगे हम बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है हमारा किसका, अगला पॉइंट है हमारा वैदिक काल का। ठीक है, ये वैदिक काल की शुरुआत मतलब अगर मैं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले आती है और हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के बाद भारत में वैदिक टाइम पीरियड शुरू होता है। ठीक है, तो वैदिक काल को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अगर हम इसकी टाइम की बात करते हैं तो इसका टाइम जो है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का है। ठीक है, यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व जो थी ये वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो अगर मैं बात करूँ वैदिक काल की तो वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ वैदिक काल की तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, और अगर मैं उत्तर वैदिक काल की बात करता हूँ, उत्तर वैदिक काल की, तो ये होगा 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी मैंने आपको वैदिक काल का टाइम पीरियड बताया था कि वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या था, तो इसमें वैदिक काल का जो सही टाइम पीरियड है वो है 1500 से 600 600 ईसा पूर्व। ठीक है, वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 से 600 ईसा पूर्व, जिसमें अगर हम बात करें वैदिक टाइम पीरियड की तो वो आ जाएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक टाइम पीरियड की तो आ जाएगा 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इस तरीके से हम वैदिक काल को दो भागों में बांटते हैं। अच्छा, दूसरा अगर हम देखें कि यहाँ से आर्यों का आक्रमण जो है भारत में शुरू हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, वैदिक टाइम पीरियड की बात हमने की, अब हम आगे चलते हैं वैदिक टाइम पीरियड के बाद आगे देखते हैं। तो आगे हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैदिक टाइम पीरियड जब खत्म हो गया, जब वैदिक टाइम पीरियड समाप्त हो गया तो उसके बाद आगे जो है वो बौद्ध धर्म की स्थापना होती है। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक होते हैं वो कौन है, वो है गौतम बुद्ध, जो बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, जैसे बौद्ध धर्म की शुरुआत या इसकी स्थापना किसने की, गौतम बुद्ध ने की। इनका जन्म जो है वो कब हुआ था, वो हुआ था 563 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से भी 563 साल पहले ये इनका जन्म हुआ था। ठीक है, किनका, गौतम बुद्ध का। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी इस समय कहाँ पर है, नेपाल में है। ठीक है, और इनको जो है आगे किस उम्र में इनको, देखिए इन्होंने जो है 29 साल की आयु में जो है अपने घर का त्याग किया था। इन्होंने 29 साल की आयु में अपने घर का क्या किया था, त्याग किया था। और अगर इनकी ज्ञान की बात करते हैं हम, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था कब, तो 35 साल की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने 29 साल की आयु में अपने घर का त्याग किया और सत्य की और ज्ञान की खोज के लिए ये अपने घर से बाहर
चल दिए। इनको 35 वर्ष की आयु में क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो इन्होंने 4 जो है वो आर्य सत्य बताए। ठीक है, 4 आर्य सत्य बताए। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति तो इनको हो गई, लेकिन इन्होंने दूसरों को ज्ञान प्राप्ति के लिए, दूसरों के रास्ते को आसान बनाने के लिए अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। ठीक है, किस मार्ग की शिक्षा दी, अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जिसके माध्यम से आसानी से कोई भी व्यक्ति जो है वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो अगर मैं 4 आर्य सत्य की बातें करता हूँ तो जिसमें आप बोल सकते हैं कि चोरी ना करना इसमें हो गया है ना, कि किसी की चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, हिंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके की बातें इन्होंने बौद्ध धर्म में जो है लोगों को समझाई। और गौतम बुद्ध ने लोगों को ज्ञान प्राप्ति में आसानी करने के लिए अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा पर जोर दिया कि अगर आप कोई भी व्यक्ति इन 8 मार्गों पर चलता है तो उसे बहुत जल्द ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से हमने गौतम बुद्ध के बारे में जाना। चलो आगे देखते हैं, आगे आता है जैन धर्म। ठीक है, ये भी बौद्ध धर्म के ही एक समकालीन धर्म था, तो इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं जैन धर्म की, तो जैन धर्म के जो सबसे पहले संस्थापक थे वो थे ऋषभ देव। ये पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक है, और जैन धर्म में टोटल कितने 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें पहले थे ऋषभ देव, 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर। ठीक है, तो ये 3 सबसे फेमस जैन धर्म में तीर्थंकर हुए। अगर हम जैन धर्म के तीर्थंकरों की संख्या की बात करते हैं तो 24 थे, जिसमें से 3 सबसे फेमस है। ऋषभ देव पहले संस्थापक, दूसरे नंबर पर पार्श्वनाथ, ये 23वें थे, और 24वें महावीर। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं महावीर के बारे में, तो महावीर का जन्म क्या है, वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था, और उन्होंने 30 साल की उम्र में अपने घर का त्याग किया। ठीक है, 30 साल की आयु में इन्होंने अपने घर का त्याग किया, और उनको 42 साल की आयु में किसकी खोज हुई, इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो महावीर ने 30 साल की आयु में अपने घर का त्याग किया, और इनको 42 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, लेकिन अगर हम इनके निवारण की बात करते हैं, इनकी मृत्यु की बात करते हैं, तो 472 ईसा पूर्व पावापुरी में इनकी मृत्यु, इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो यहाँ हमने महावीर के बारे में जाना। अब देखिए, आगे हम बात करते हैं मौर्य काल की। तो मौर्य काल में क्या है, मौर्य काल जो है इसका संस्थापक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड भी दिया हुआ है। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन आता है, बिंदुसार। बिंदुसार जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है। ठीक है, और बिंदुसार का टाइम पीरियड 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व में। अब बिंदुसार की डेथ के बाद इसका जो अगला अधिकारी, उत्तराधिकारी बनता है, वो बनता है अशोक। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड 273 से शुरू होता है, 232 ईसा पूर्व तक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, कलिंग का युद्ध है ना। तो अशोक जो था ये काफी फेमस राजा हुआ, परंतु इसने साल 261 ईसा पूर्व में किस पे हमला किया, कलिंग पर हमला किया। और कलिंग में हमला करने के बाद काफी बड़ी संख्या में जब इसने रक्तपात को देखा तो इसका मन जो है वो विचलित हो गया, और अशोक ने क्या किया, अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, और इसने हमेशा के लिए युद्ध का क्या कर दिया, युद्ध का इसने परित्याग कर दिया कि आगे मैं कभी भी युद्ध जो है नहीं करूंगा। और इसने जो है परोपकारी राजा बनकर अपनी जनता के सामने धर्म की नीति का पालन और उसका अनुसरण किया। तो अशोक ने जिस धर्म को बाद में अपनाया वो कौन सा धर्म था, वो था बौद्ध धर्म। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और जो है अहिंसा के रास्ते पे चल दिया। ठीक, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये भी हमने सभी प्राचीन सभ्यताओं का एक निचोड़ जो है समझ लिया है। ठीक है, तो आगे देखिए, अगला अगर हम प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न क्या दे रखा है हमें, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मनुष्य ने सबसे पहले धातु, कौन सी धातु का इस्तेमाल किया, तो सबसे पहले तांबे का इस्तेमाल किया। मिस्र की लिपि को क्या कहते हैं, मिस्र की लिपि चित्राक्षर लिपि है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, महावीर। सॉरी, महावीर नहीं होगा, जैन धर्म के संस्थापकों में ऋषभ देव होगा, है ना, ऋषभ देव। ठीक, चलिए आगे देखिए, अगला जो है यहाँ पे हमें 2 अंक के प्रश्न दिए गए हैं। कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता की विशेषताएं क्या थी।
तो कांस्य युग सभ्यता की विशेषता की इन धातुओं से, कांस्य धातु से हथियारों का निर्माण किया गया। कांस्य जो है वो तीनों और तांबे से निर्मित होता है ना, कांस्य धातु को तीन और तांबे से मिलकर बनाया जाता है। आगे देखिए, यूनान के दो प्रमुख नगरों के नाम लिखिए, एथेंस और स्पार्टा। ठीक, अब आगे मेसोपोटामिया सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का वर्णन कि नदी के बीच की भूमि, चुनौती बाड़ाना है, दजला पलात है, लिपि की अक्षर है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं विशेषताओं की, तो महत्वपूर्ण शहर इसमें हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण शहर में मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा, बनावली, राखीगढ़, ये सब हैं। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं इसकी विशेषता में, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाती है, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये हमारा पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, प्राचीन विश्व। उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को समझ में आया होगा बेटा। तो वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट जरूर कीजिए, और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों को भी यहाँ से फायदा हो सके। ठीक है, तो अब मुझे अनुमति दीजिए, मिलेंगे हम अब अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।